जय हिंद बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब साम्यावस्था स्थिरांक एवं उनके मध्य के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग दो प्रकार के साम्यावस्था स्थिरांक केसी एवं केपी के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हो। तो केसी हम कब यूज करते हैं? केसी हम तब यूज करते हैं जब हम अपने अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें। उस स्थिति में हम जो साम्यावस्था स्थिरांक होगा उसको केसी से व्यक्त करेंगे। और यदि हमारे रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में हो तो तब हम क्या करते हैं? उनके पार्शियल प्रेशर को उपयोग करते हैं। और जब हम अभिकारकों एवं उत्पादों के जो पार्शियल प्रेशर हैं उनका उपयोग करेंगे तब हम साम्यावस्था स्थिरांकों को केपी से व्यक्त करते हैं। अब ये जो मोलर सांद्रता है या आंशिक दाब है उससे ज्यादा उपयुक्त क्या है कि हम उनकी वास्तविक जो उस समय उपलब्ध सांद्रता हो या उस समय का उनका जो वास्तविक आंशिक दाब हो उसको उसके बजाय यदि हम उसको एक्टिविटी से व्यक्त करें तो हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि अभिकारकों एवं उत्पादों को उनकी एक्टिविटी या उनकी सक्रियता के द्वारा व्यक्त किया जाए तो जो साम्यावस्था स्थिरांक होगा उसको हम लिखेंगे के ए। तो देखिए इनके मानों के बारे में तो आप परिचित होंगे। केसी हम कब लिखते हैं? जब हम उपयोग करेंगे इनकी सांद्रता को, उत्पादों की सांद्रता, और उसको डिवाइड करते हैं हम क्रियाकारकों की सांद्रता से। केपी हम तब यूज करेंगे जब हम इनके पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं। तो यहां हमारे कैपिटल एम और कैपिटल एन क्या है? उत्पाद है, और उनके जो प्रेशर हैं वो हमने यहां पर लिख दिए हैं पी एम और पी एन से। इसी टाइप से पी ए और पी बी ये हमारे क्रिया कारकों के आंशिक दाब हो गए। इसी प्रकार से अगर हमको क्या करना हो, के ए का मान लिखना हो तो हम क्या करेंगे? एम की सक्रियता मल्टीप्लाइड बाई एन की सक्रियता और डिवाइडेड बाई जो अभिकारक हैं अपने ए एवं बी उनकी सक्रियता से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमको तीन क्या मिल गए? तीन हमको यहां पर साम्यावस्था स्थिरांक मिल गए, केसी, केपी एंड के ए। अब जो लास्ट है, चौथा जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो है के एक्स। के एक्स को हम कब यूज करेंगे? यदि हम अभिकारकों और क्रियाफलों की सांद्रता को के सांद्रण को हम क्या करें? मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के रूप में। मोल फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी कंपोनेंट, ठीक है, के मोलों की संख्या को हम कुल मोलों की संख्या से यदि भाग दे दें तो हमको क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज मिलता है। तो यदि हम मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारा साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो जाएगा? के एक्स होगा। सो के एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कैपिटल एन, क्योंकि यहां पर हमारे पास में दो प्रोडक्ट हैं, एम एवं एन। और इसी प्रकार से रिएक्टेंट भी क्या है? दो हैं, ए एवं बी। तो ये हो गया हमारा के एक्स। तो ये चार प्रकार के हमको क्या मिले? साम्यावस्था स्थिरांक मिले हैं। हम इन चार साम्यावस्था स्थिरांकों के मध्य संबंध जानेंगे कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो अगला जो अपना इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन देम। किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विभिन्न प्रकार के साम्यावस्था स्थिरांकों के मध्य संबंध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केपी एवं
केसी के मध्य संबंध के बारे में, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, तो अपनी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो वही रिएक्शन रहेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी? ए प्लस बी, और ये क्या बना रहेंगे? ये बनाएंगे एम प्लस एन। ये है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी का मान क्या हो जाएगा? केसी का मान इसके लिए होगा, इसके जो साम्यावस्था होगी उस पर इसके लिए केसी का मान हो जाएगा कैपिटल एम पावर नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल एन पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, और डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ए और बी हमारे यहां पर क्या है? रिएक्टेंट है। स्मॉल ए और स्मॉल बी है, वो इनकी जो हम संतुलित इक्वेशन लिखेंगे उसमें इनके मोलों की संख्या होगी। कहां पर, किस स्थिति में? इनकी सांद्रता बोलो या मोलों की संख्या बोलो, वो कब होगी? जब ये साम्यावस्था पर होंगे। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इनकी कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन, यहां पर सी से उसको रिप्रेजेंट किया, सी एन इंटू एन डिवाइडेड बाई सी ए पावर स्मॉल ए, सी बी पावर स्मॉल बी। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर सी ए, सी बी, सी एम एवं सी एन, ये क्या है? ये जो अपने रिएक्टेंट ए बी एवं प्रोडक्ट सी डी है उनकी मोलर सांद्रता है। सी ए, सी बी, सी एम एवं सी एन आर, यहां पर आप एंड लिख सकते हैं, आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रमशः उनके क्या है? ये उनकी मोलर कंसंट्रेशन है। राइट। अब यदि मान लो ए बी एम एवं एन गैसीय अवस्था में हो, क्या मान लिया जाए? इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, यदि ये गैसीय अवस्था में हो तब हम किसका उपयोग करेंगे? तब हम उपयोग करेंगे केपी का। और केपी बराबर क्या होगा? पी एम पावर स्मॉल एम इंटू पी एन पावर स्मॉल एन, पी ए पावर स्मॉल ए एंड पी बी पावर स्मॉल बी। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया किसका मान? केपी का मान हो गया। कब? यदि ए बी एम एवं एन किस अवस्था में हो? गैसियस अवस्था में हो, तब हम इस इक्वेशन का उपयोग करेंगे। अब जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये बात जानते हैं कि P बराबर क्या होगा? एन वी अपॉन आर टी। ठीक है, पीवी बराबर क्या होगा? एनआरटी। वी को इस साइड में लेकर के आ गए तो ये हो गया एनआरटी अपॉन वी, और हमने इसको लिखा एन अपॉन वी इंटू आर टी। देखो एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या हो गया? आयतन या फिर वॉल्यूम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मोल प्रति इकाई आयतन। ठीक है, और प्रति इकाई आयतन को किसमें व्यक्त करेंगे? हम व्यक्त करेंगे उसको लीटर में। तो ये मोल प्रति लीटर क्या आ गई? उसकी कंसंट्रेशन आ गई। और इसको मैं यहां पर ऐसे लिख दूंगा CRT। ये क्या है? C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। राइट। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? N अपॉन V। सो ये है मोल पर लीटर। राइट। क्या है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, जिसको N अपॉन V को हमने किस रूप में लिखा है? C के रूप में लिखा है। तो अब देखो,
अपने पास में दो क्रियाकारक हैं, दो क्रियाफल हैं, तो पी ए, यहां P इज इक्वल टू हुआ ना CRT, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA इंटू RT। इसी टाइप से पी बी इज इक्वल टू CB इंटू RT हो जाएगा, और पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, CM इंटू RT। इसी टाइप से पी एन इज इक्वल टू होगा CN इंटू RT। राइट। सो ये अपने क्रियाकारक और क्रियाफलों के मान हो गए। मैं ये जो सारा का सारा जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो हमको अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से पी ए का मान, पी बी का मान, पी एम और पी एम का मान को उठा करके कहां रख देना है, इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। तो देखिए मैं लिखता हूं इस इक्वेशन नंबर 3 को, पहले यहां लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी, पी एम एंड पी एन कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4 और कहां पर, टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखना है। तो हमको देखो क्या मिलेगी, नई इक्वेशन क्या मिल गई, के पी इज इक्वल टू, पी एम इज इक्वल टू क्या है, सी एम इंटू आर टी पावर स्मॉल एम, सी एन इंटू आर टी पावर स्मॉल एन। इसी टाइप से सी ए आर टी पावर स्मॉल ए एंड सी बी आर टी पावर स्मॉल बी। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 5। इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। तो ये इक्वेशन हमको कैसे मिली है, हमने पी ए, पी बी, पी एम और पी एन के मान इसमें रख दिए। अभी इसी इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर इस प्रकार से मॉडिफाई कर दूंगा। इसके आगे का स्टेप देखिए आप, देखो आरटी सब में कॉमन है, तो इस आरटी को हम क्या ले लेंगे, अलग कर लेंगे। मैं लिख दूंगा इसको ऐसे, के पी इज इक्वल टू सी एम इंटू सी एन अपॉन सी ए इंटू सी बी। राइट। सो आर टी पावर क्या आ गया, एम प्लस एन डिवाइडेड बाई आर टी पावर ए प्लस बी। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम है पावर, दोनों जो आर टी है दोनों में कॉमन है, तो पावर को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। सो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू सी एम इंटू सी एन अपॉन सी ए इंटू सी बी। अच्छा, इसमें पावर स्मॉल एन, इसमें स्मॉल एन, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे हम, पावर को अलग अलग करेंगे तो तीनों के ऊपर आएगी सेम पावर, तो ये एज इट इज रहेंगे ए और यहां पर बी। अब देखिए आर टी पावर एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे और उसमें से जो क्रिया कारक हैं उनके मोलों की संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहां तक ठीक है। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 6। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू सी एम पावर स्मॉल एम इंटू सी एन पावर स्मॉल एम एन डिवाइडेड बाई सी ए पावर स्मॉल ए, सी बी पावर स्मॉल बी इंटू आर टी डेल एन। ये क्या आ गया, डेल एन क्या है, डेल एन is the difference between the number of moles of product and the number of moles of reactant। ये उत्पादों के मोलों एवं क्रियाकारकों के मोलों की संख्या का अंतर है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, डेल एन क्या है, उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारकों के मोलों की संख्या। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए इक्वेशन नंबर हमारी 2 क्या थी, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 को आप देखिए और इक्वेशन नंबर 7 को देखिए। आपको यहां पर 2 भी दिख रही होगी, के सी इज इक्वल टू क्या है, सी एम पावर स्मॉल एन इंटू सी एन पावर स्मॉल एन,
सी ए पावर स्मॉल ए इंटू सी बी पावर स्मॉल बी। और यहां पर भी देखो सेम है, यही है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 7, इक्वेशन 2 एवं 7 से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2 एवं 7 से क्या मिलेगा, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल एन। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 8, जो कि हमको किसके बारे में बताती है, ये हमको बताती है केपी एवं केसी के मध्य के संबंध को। केपी एवं केसी के मध्य के संबंध को हमें इक्वेशन नंबर 8 है वो बता रही है। सो ये अपना फर्स्ट हो गया केपी एवं केसी में रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है के ए एवं केपी केसी में संबंध। रिलेशन बिटवीन के ए एंड केपी केसी एवं के ए में संबंध। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। एक्टिविटी से संबंधित वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहां दे दूंगा इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर के इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। तो जो आइडियल गैसेज होंगी उनके लिए तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी, राइट। पी कब, जब हम गैसियस कंपोनेंट्स की बात करते हैं तब तो पी होगा, और अगर हम क्या करें लिक्विड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, मतलब कंसंट्रेशन के बराबर। लेकिन जो अधिकतर हमारे जो अवयव होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, ये रिलेशनशिप होता ए इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, या तो ये कंसंट्रेशन हो सकता है, या तो ये प्रेशर हो सकता है, मतलब सांद्रता भी हो सकती है और दाब भी हो सकता है। तो गामा तो आप जानते ही हैं, ये तो सक्रियता गुणांक है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, सक्रियता गुणांक, ठीक है। और x क्या है यहां पर, x है यहां पर, ये आपका हो गया कंपोजिशन वेरिएबल, जिसको कि आप संगठन चर भी बोल सकते हैं, संगठन चर भी आप कह सकते हैं इसको, राइट। सो ये अपना इस इक्वेशन नंबर 9 के बारे में डिटेल हो गई। अब हम ये जानते हैं कि के ए बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं ये अभी थोड़ी देर पहले, ए एम पावर स्मॉल एम इंटू ए एन पावर स्मॉल एन डिवाइडेड बाई एक्टिविटी कैपिटल ए पावर स्मॉल ए बी पावर स्मॉल बी, ठीक है। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 हो गई, किसके बारे में है ये के ए के बारे में, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए, अब हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं इस इक्वेशन को आपको यहां पर लिख करके बताता हूं। हम ए की जगह पर क्या करेंगे, अब हम ए की जगह पर लेंगे गामा इंटू एक्स, ठीक है। कहां से लेंगे, ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं मैं, ये वाली, इस इक्वेशन से हम लिखेंगे के ए इज इक्वल टू गामा एम पावर स्मॉल एम, ठीक है, इंटू गामा एन पावर स्मॉल एन डिवाइडेड बाई गामा ए पावर स्मॉल ए अपॉन गामा बी पावर स्मॉल बी। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो अपना वेरिएबल है, ठीक है, जो कंपोजिशन वेरिएबल है, जो संगठन का वेरिएबल है, एक्स एम पावर स्मॉल एम इंटू एक्स एन पावर स्मॉल एन डिवाइडेड बाई एक्स ए पावर स्मॉल ए इंटू एक्स बी पावर स्मॉल बी। सो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 11। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 11।
ये कहां से आई है, देखो के ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के गामा इंटू के एक्स। ये रिलेशनशिप हमने निकाला है, राइट। अब हम ये जानते हैं कि यदि हम क्या करें, x की जगह पर हम क्या ले लें, x की जगह पर हम ले लें प्रेशर को, राइट। अपने क्रियाकारक और क्रियाफल यदि गैसीय अवस्था में है तो हम क्या करें, वहां पर उनका फ्रिक्शनल जो प्रेशर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इफ पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड एज वेरिएबल, चर की तरह से हम किसको यूज कर लें, पार्शियल प्रेशर को यूज कर दें, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, के ए इज इक्वल टू के गामा इंटू के पी, राइट। ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और यदि हम क्या करें, हम ये ले लें कि जो अपना x है उसको क्या ले लें, मोलर सांद्रता के फॉर्म में ले लें। इफ पार्शियल प्रेशर is used as, sorry, partial pressure नहीं, if concentration is used as variable, अगर हम सांद्रता को क्या लें, चर के रूप में लें, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, के ए इज इक्वल टू के गामा इंटू के सी। एक्स की जगह पर क्या आ गया, अभी सी आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 12 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 13। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमको किसका रिलेशनशिप बता रही है, के ए का के पी के साथ में और के ए का के सी के साथ में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही मतलब इजी ये वाला है। देखो जो के ए का वास्तविक मान है वो किसी भी जो अभिक्रिया होगी उसके लिए निश्चित ताप पर क्या होता है, स्थिरांक होगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए, जिसको कि हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या उष्मागतिकीय साम्यावस्था स्थिरांक भी बोलते हैं। के गामा का जो मान है, के गामा यहां पर क्या है, के गामा है जो अपना सक्रियता गुणांक है, ठीक है। उसके लिए जो मान आया वो मतलब हमने क्या किया, गामा का मान उत्पाद के लिए और उसके बाद में उसको डिवाइड कर दिया जो अपने अभिकारक है गामा के उसके मान से, तो हमको मिला के गामा। के गामा का मान जो है वो क्या होगा, यहां पर स्थिर नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं होकर के क्या होता है, ये गैस की प्रकृति के साथ साथ अभिक्रिया मिश्रण के कुल दाब या अभिकारक एवं अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, राइट। सो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अब हम इसके बाद में जो अपना जो वास्तविक गैस होंगी उनके लिए तो क्या होगा, गामा का मान जो कम दाब पर की इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, मतलब के गामा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर के गामा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, कब, एट लो प्रेशर, कम दाब पर, के गामा इज इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो के ए बराबर क्या हो जाएगा, के पी। के ए का मान किसके बराबर हो गया, के पी के मान के बराबर हो गया। जबकि इनकी अगर सांद्रता की हम बात करें, उसको क्या करें, एकदम से क्या कर दे, डाइल्यूट कर दे, हम बहुत कम कर दें, मतलब सांद्रता क्या हो, सांद्रता अप्रोच करे, सांद्रता कंसंट्रेशन यदि अप्रोच करे 0 की ओर, हालांकि 0 नहीं होगी पर ये मान सकते हैं कि बहुत कम होगी, ठीक है, मिनिमल होगी, एकदम से न्यून होगी, अति न्यून या अति न्यून या सूक्ष्म आप इसको बोल सकते हो। तो सी जब इसको 0 को अप्रोच करेगा तब उस स्थिति में क्या होगा, के गामा का मान भी 0 होगा, उस स्थिति में के ए विल बी इक्वल टू के सी। तो ये जो मान है, जो इक्वेशन है, के ए इज इक्वल टू के पी और के ए इज इक्वल टू के सी, ये उन स्थितियों में होगी जब दाब या तो बहुत कम हो और या फिर जो सांद्रता है वो बहुत कम हो। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में के ए का मान के पी और के सी के बराबर होगा। तो ये हो गया अपना सेकंड रिलेशनशिप। अब अपन बात करते हैं अपने थर्ड रिलेशनशिप के बारे में, और वो है के एक्स एवं के ए और के सी एंड के पी के बीच में संबंध, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं थर्ड, अपना तीसरा रिलेशनशिप है रिलेशन बिटवीन के एक्स एंड के पी के सी।
के एक्स एवं के पी के सी में संबंध, के एक्स एवं के पी के सी में संबंध, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है, ठीक, आंशिक दाब को स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? इसके मोल फ्रैक्शन और कुल दाब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, राइट। यहां पर P क्या है? P है आंशिक दाब किसी भी एक गैस का, जिसके भी हम जो गैस का मिक्सचर है उसमें से किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर है ये। X मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न है ये, ठीक है। P क्या हो गया? P है टोटल प्रेशर। अब हम ये जानते हैं कि Kp बराबर क्या होगा? Kp बराबर है Pm इंटू स्मॉल एम, Pn इंटू स्मॉल एन, Pa पावर स्मॉल a और Pb पावर स्मॉल b। ये Kp के बारे में हम लोग जानते हैं। और अब देखिए, ये तो क्या हो गया? कब होगा Kp? जब हम हमारे अभिकारक और उत्पाद क्या हो, गैसीय अवस्था में हो, और उन अभिकारकों और उत्पादों के हम पार्शियल प्रेशर को यूज करें। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी? Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kx इंटू P पावर डेल एन। ये क्या आ गया? P पावर डेल एन। P क्या हो गया? टोटल प्रेशर, और डेल एन क्या है? उत्पादों एवं अभिकारकों के मोलों की संख्या, राइट। ये हो गई Kp की वैल्यू। Kp और Kx में संबंध है, वो आपको यहां पर दिखाई दिया, Kp और Kx में। और Kp का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि ये होगा Kc RT पावर डेल एन के। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Kx P पावर डेल एन लिखा जा सकता है ना। Kp का मान हमने क्या किया? इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इस इक्वेशन को अभी तक हमने पढ़ लिया, कहां तक हमने पढ़ लिया? इक्वेशन नंबर 15 तक। तो आप इस इक्वेशन को दे दो नंबर 16 और इसको दे दो नंबर 17, और ये हो गई 18। तो 17 में आपने क्या किया? Kp के मान को पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ Kp। हमको क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर 18। अब इस इक्वेशन को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू Kx इंटू P अपॉन RT पावर डेल एन, राइट। RT की भी पावर डेल एन और P की पावर डेल एन है, तो सीधा हमने क्या किया? P को डिवाइड कर दिया RT से और दोनों की पावर को क्या कर दिया? डेल एन रख दिया। अब हम तो ये जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होगा? nRT होगा, राइट। और P अपॉन RT क्या हो जाएगा? P अपॉन RT क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर हो गया, राइट। हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू Kx V पावर डेल एन। V क्या हो गया यहाँ पर? वॉल्यूम, राइट। V क्या है? जो अपना सिस्टम है उसका आयतन है, जिसमें कि अपना 1 मोल गैस उपस्थित है। V इज वॉल्यूम ऑफ सिस्टम in which 1 mole of gas is present। तो n की वैल्यू हमने यहां क्या क्या रखी है? n की वैल्यू हमने रखी है यहां पर 1, मतलब 1 मोल गैस के लिए हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए, मान लो कि डेल एन बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो सभी जो साम्यावस्था स्थिरांक होंगे सभी में क्या हो रहा है? पावर डेल एन आ रही है। तो अगर हम क्या करें, अगर हमारे उत्पादों एवं क्रियाकारकों की संख्या क्या हो? समान हो, 2 उत्पादों 2 क्रियाकारक हो, 1 उत्पाद हो 1 क्रियाकारक हो, उस स्थिति में क्या होगा? डेल एन का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0। इफ डेल एन इज इक्वल टू 0, उस स्थिति में क्या होगा? ऑल द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो वहां पर आपका जो Kp है, Kc है, ठीक है, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc RT पावर 0 हो गया ना वहां पर, राइट। और किसी की पावर 0 होगी तो इसका मतलब वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर हो गया। तो
यहां पर हमने केपी, केसी, केएक्स और केए के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात की। केपी और जो केसी होंगे उसके जो मान है वो ताप पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जबकि केएक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल अपना फ्रैक्शन होगा, राइट, उसका मान होगा वो ताप के साथ साथ किस पर निर्भर करेगा, दाब पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो जो गैसियस रिएक्शंस होंगी उनके लिए केएक्स का उपयोग करने के बजाय केपी, केसी या फिर केए का उपयोग किया जाता है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के साम्यावस्था स्थिरांकों के बारे में बात की, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जैसा भी आपको लगे। अगर सही लग रहा है आपको तो आप सब्सक्राइब करके और लाइक करके अपना फीडबैक दीजिए, और यदि आपको इसमें कुछ परेशानी है समझने में, लैंग्वेज में, तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप द्वारा मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।